हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल। सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का मतलब है कि सूर्य के साथ साथ में जो ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब सौर मंडल के ही पार्ट हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने देखा था कि बिग बैंग जो थ्योरी है वो किस तरह से काम की, और किस तरह से ब्रह्मांड का आज के स्वरूप में हमें प्रदर्शित स्वरूप देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट इन गोल, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अब जैसा आप जान रहे हैं कि हम लूसेंट डिस्कस कर रहे हैं और उसमें से जियोग्राफी। तो सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। सूर्य इसमें से मुख्य है क्योंकि सौर मंडल के निकाय का 99.999% जो द्रव्यमान है वो सूर्य में ही निहित है। इसका मतलब ये है कि देखिए, सूर्य में जितना द्रव्यमान है वो सबसे ज़्यादा है, और वो कितना है? 99.999%। और बाकी देखिए, इसके अलावा जो है उसमें से हमारे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु, पुच्छल तारे जो भी हैं सारे, वो बहुत ही 0.001% में हैं। बाकी 99.999 में हमारा जो सूर्य है वो द्रव्यमान का अपना भाग रखता है। प्लेनेमस सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का समूह है। तो प्लेनेमस जो है वो एक तरह के, अगर कोई पिंड दिखते हैं जो कि हमारे सौर मंडल से बाहर हैं, उन्हें हम प्लेनेमस के नाम से जानते हैं। सौर मंडल में जैसा कि हमने देखा कि सूर्य मुख्य है, तो सूर्य के बारे में अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। ये हमारी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब ये जो दुग्ध मेखला है या जो भी हमारी आकाश गंगा है, हम जानते हैं कि ये सर्पिलाकार है, इस प्रकार से है, सर्पिलाकार है। तो इसके किसी एक कोने पे ये सूर्य है, और इसकी जो दूरी है इसके केंद्र से, मान लीजिए ये इसका केंद्र हो गया, तो इसके केंद्र से जो ये वाली दूरी है फ्रेंड्स, ये कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष को हम जानते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पूरी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के किसी एक कोने पे अपना पूरा सूर्य है, और इस सूर्य का पूरा सौर मंडल है, मतलब ग्रहों के साथ में है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए, ये जो सूर्य है यह इस मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, मान लीजिए कि ये सर्पिलाकार, इस प्रकार से जो मंदाकिनी है इसका ये सेंटर है, केंद्र है, तो ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है सूर्य, और चक्कर लगा रहा है तो इसकी जो लगाने की जो गति है वो कितनी है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये इस मंदाकिनी के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में, अब देखिए ये जो पूरी मंदाकिनी है, इस मंदाकिनी का अगर पूरा चक्कर एक बार वो लगाता है तो इसको पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष इसको लग जाते हैं, यानी 250 मिलियन वर्ष लग जाते हैं, जब सूर्य इस मंदाकिनी का पूरा एक राउंड यहाँ से यहाँ तक लगा लेता है। और अपने उसमें से जो घूम रहा है ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। और जो ये 25 करोड़ का जो टाइम है, यानी कि पूरे मंदाकिनी का एक राउंड लगाने पे जो ये टाइम लगता है, इसी को हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो इसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि ये क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उस प्रकार से ये घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन कर लेता है। अब देखिए, ये जो सूर्य है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो इसमें क्या है कि इसकी एक कोई अक्ष होगी, तो और ये इसका मान लीजिए मिड पॉइंट है, तो ये अपनी धुरी में भी एक प्रकार से घूमता है। तो क्या है कि 25 दिनों में ध्रुवीय भाग, इसका ये जो ध्रुवीय भाग है 25 दिनों में, और 35 दिनों में इसका जो मध्य भाग है वो 25 दिनों में, और 35 दिनों में इसका जो ध्रुवीय भाग है वो क्या करता है कि अपने आप में घूम जाता है।
सूर्य एक गैसीय खोल है। अब देखिए एक चीज़ हमें ये भी लग रही थी अभी कि ये जो इसका ये मान लीजिए सूर्य है, तो इसका ये ध्रुवीय भाग और इसका बाकी का भाग ये अलग अलग टाइम पे क्यों घूम रहा है? क्योंकि 35 दिनों में घूर्णन करके एक चीज़ चल रही है, एक 25 दिन में चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये गैसीय अवस्था में है, चूंकि इसलिए ऐसा हो रहा है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% हैं। सूर्य का केंद्र कोर जो भाग है, मान लीजिए ये सूर्य है और इसका जो केंद्रीय भाग है कोर है, वो मतलब कोर है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होता है। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में जो कोई चीज़ होती है तो उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा एक जो हमारे पास ठोस द्रव गैस की अवस्था है, एक चौथी अवस्था होती है जो प्लाज्मा की एक अवस्था है। एक बोन्स आइंस्टाइन करके एक अवस्था होती है, वो भी होती है। तो ये पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं ठोस द्रव गैस के अलावा। तो यही अवस्था इसके केंद्र पर बनती है जब ये 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। और सूर्य के बाहरी ये आवरण का जो टेम्परेचर है ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य के केंद्र पर चार नाभिक या फिर हम कहें 4 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन ऐसी क्रिया होती है जिसमें 2 छोटे नाभिक आपस में मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये बनाता है हीलियम। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर 2 छोटे नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यही नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य में हो रही है। और यही जो सूर्य की नाभिकीय संलयन की क्रिया है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो सूर्य का जो बाहरी सतह जो है वो प्रकाशमान कुछ प्रकाश मंडल के किनारे वाले जो भाग होते हैं वो प्रकाशित नहीं होते हैं क्योंकि वो प्रकाश का अवशोषण अपने आप में कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्स-रे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण की साधारण क्रिया कब होती है? मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी और ये चंद्रमा भी होंगी। तो क्या होता है कि देखिए ये जो चंद्रमा है जब ये बीच में आ जाती है और ये मान लीजिए पृथ्वी है अपनी, तो यहाँ से प्रकाश चलता है, लेकिन इस चंद्रमा चूंकि इसके प्रकाश को ढक लेती है इसलिए ये पृथ्वी पर यहाँ पर हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसमें से जो दिखाई देने वाला भाग है, मान लीजिए ये सूर्य है और इसका प्रकाश चंद्रमा ने इस तरह से ढक लिया, तो ढकने पर जो ये मतलब भाग होगा उसे हम, जो भाग इसका थोड़ा बचेगा वो दिखाई देगा, उसे हम सूर्य किरीट के नाम से जानेंगे। और ये एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसलिए नग्न आंखों से सूर्य को जब ग्रहण होता है मुख्यतः नहीं देखा जाता है। सूर्य की जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो टाइम है वो 10⁻11 वर्ष है। इतने टाइम तक सूर्य अभी हमें ऊर्जा देता रहेगा और सूर्य एक दिन खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य में जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान ऊर्जा में बदलेगी और ऊर्जा धीरे धीरे जब खर्च होती जाएगी तो सूर्य एक दिन बुझ जाएगा, सूर्य खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत टाइम है, 10⁻11 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से सूर्य का प्रकाश चलता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ये सौर ज्वालाएं क्या है? देखिए जो सूर्य है इसकी जो लपटें हैं
इसकी जो लपट है, भवक है, वो लपट और भवक उधर से बहुत तेजी से बाहर की ओर भगती है। तो जो तेजी से बाहर की ओर भगती है लेकिन हमारी पृथ्वी की ओर भी आती होगी वो, तो हमारी पृथ्वी में चूंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये क्या है कि एक ऐसे सेंटर हैं जिनकी ओर कोई भी चुंबकीय चीज ज्यादा आकर्षित होती है। तो जब ये ऊपर उत्तरी ध्रुव में आकर्षित होते हैं तब इनको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जब ये नीचे ध्रुव में यहाँ पर आकर्षित होते हैं तब इनको ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। तो सौर ज्वाला, आप जान रहे हैं कि सूर्य से जो ज्वाला निकलेगी जब वो पृथ्वी की ओर खींचेगी तो वो उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जानी जाएगी, और दक्षिणी ध्रुव में अगर खींचेगी वो तो ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानी जाएगी। ब्रह्मांड के बारे में बदलता दृष्टिकोण। तो ब्रह्मांड के बारे में दृष्टिकोण देखिए कैसे बदला। क्योंकि पहले क्या मानते थे कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो जियो सेंट्रलाइज्ड है। जियो सेंट्रलाइज्ड का मतलब कि पृथ्वी केंद्र पे है और पूरा ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी के आसपास घूम रहा है। वही बात इसमें बताई जा रही है कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र, यूनान खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईसा में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस, अब देखिए ये कॉपरनिकस 1473 से 1543 ईसा में रहे हैं, और इन्होंने कहा कि ये दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, और जो सूर्य है वो स्थिर है और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है। इसे सूर्य सिद्धांत कहते हैं, और यही सिद्धांत की वजह से जो कॉपरनिकस है इसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। दरअसल क्या था कि जो भी चर्च के लोग थे वो ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी केंद्र पे है और सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। लेकिन जब कॉपरनिकस ने ये शोध किया और जब वो पाया कि नहीं, हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, तब दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया इसके सिद्धांत में। और जो लोग इतनी लंबे समय से ईसाई लोग मानते आ रहे थे इस कंसेप्ट को कि हमारी पृथ्वी ही सेंटर में है, तो कन्फ्लिक्ट हो गया। इस कारण से कॉपरनिकस को इसमें समस्याएं भी काफ़ी झेलनी पड़ी थी। लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है, हमारी पृथ्वी ही चक्कर लगा रही है सूर्य का। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहन कैपलर जो थे, इन्होंने ग्रहीय कक्षाओं का नियम खोजा और इन्होंने ये बताया कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य का चक्कर ग्रह लगा रहे हैं। इसके बाद में जो हमारी ग्रह हैं ये ग्रह सूर्य का लगा रहे हैं, और जो उपग्रह हैं वो ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब हमारी ये मंदाकिनी को खोजा गया और इसकी तस्वीर कुछ स्पष्ट हुई, तो फिर ये कंसेप्ट आया कि सूर्य भी स्थिर नहीं है और सूर्य मंदाकिनी का भी चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का कंसेप्ट बदल गया। पहले हमने सोचा कि जो पृथ्वी सेंटर में है, फिर सोचा सूर्य सेंटर में है, फिर हमने कहा नहीं, मंदाकिनी है और मंदाकिनी का सूर्य चक्कर लगा रहा है। इसके साथ साथ मंदाकिनी भी अपने आप में स्थिर नहीं है, वो भी भ्रमण कर रही है। तो इस प्रकार से पूरे जो ब्रह्मांड है इसका सिद्धांत क्रमशः बदलता गया। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है, और वैसे भी जो प्रत्येक ग्रह जो चक्कर लगा रहा है वो भी सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है वो भी दीर्घवृत्ताकार मार्ग में लगा रहा है। सूर्य के धब्बे यानी कि चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, और इसका जो 11 वर्ष होता है धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष में धब्बा घटता है। मान लीजिए ये सूर्य है तो कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे, मान लीजिए सौर ज्वाला यहाँ से निकल गई तो यहाँ पर एक धब्बा बन गया। अब जब ये धब्बा बन जाएगा तो इसका ऐसा क्रम रहता है कि ये 11 साल तक बढ़ता है और 11 साल तक फिर कम होता है। तो ये घटना जो होती है ये पूरी 22 वर्ष के क्रम में होती है। और जब ये घटना होती है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और जो रेडियो, टेलीविजन
और बिजली से चलने वाली जो मशीनें हैं इनमें गड़बड़ी उत्पन्न होने की संभावना होती है, क्योंकि ये जो सूर्य से निकलने वाला जो एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है वो इनको डिस्टर्ब कर देता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। मतलब कि उसका जो व्यास है सूर्य का, वो पृथ्वी के व्यास से कितना ज़्यादा है, 110 गुना ज़्यादा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। मान लीजिए सूर्य से जो हमें ताप, जो जितना ताप टेम्परेचर निकल रहा है, उस टेम्परेचर का 2 अरबवां भाग, ये टेम्परेचर मान लीजिए कोई चीज़ है, उसकी हम 2 अरबवां भाग निकालें, उतना भाग हमारी पृथ्वी को मिल रहा है। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में गर्मी है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जीव और सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर इससे ज़्यादा मिल जाए तो क्या होगा, पृथ्वी कितनी ज़्यादा गर्म हो सकती है। इसी वजह से अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना कम है। नोट: मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का उत्तरी वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य का मतलब ये है कि देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये सीधे सीधे ना हो कि ये 23 अंश झुकी है। तो इस झुकी होने के कारण, मान लीजिए ये सूर्य है यहाँ पे, तो झुकी होने के कारण जब ये उत्तरी गोलार्ध की ओर जब सूर्य की स्थिति होती है, तब उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों के पास में 6 महीने का दिन रहता है। तो 6 महीने का दिन लगातार रहता है, तभी उस समय क्या है कि रात में, अब यहाँ तो रात होगी लेकिन वहाँ फिर भी सूर्य दिखाई देगा। तो इस स्थिति को ही यहाँ पर मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। सौरमंडल के पिंड, सौरमंडल के जो अन्य पिंड हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह, परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण हैं। इसके बाद दूसरे पिंड हैं बौने ग्रह। बौने ग्रहों के अंतर्गत प्लूटो, चेरान, सेरस, 2003 UB 313 और इसके साथ हैं लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड के अंतर्गत धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड आते हैं। ग्रह, ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। पहली शर्त है जिसमें जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर लेता है। मतलब कि पहली बात तो सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा हो, दूसरी बात उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो। देखिए, कोई भी चीज में जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा वो अपनी स्थिति को गोल करने की कोशिश करेगी। तो गोल करने की जो ये प्रकृति है, ये क्यों है, हमारी पृथ्वी गोल क्यों है, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब तरफ से अपने आप को अंदर की ओर खींच रही है, और जब खींचती है कोई चीज तो सबसे उसकी जो आकृति जो बनने की स्थिति होती है वो कौन सी होती है, गोलाकार होती है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। तो मतलब कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाए वो ग्रह कहलाएगा। उसके साथ में उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो ताकि वो अपनी स्थिति को गोल रख सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा जो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो IAU प्राग 2006 में जो ये हुआ था, यहाँ पर ये सब निर्धारित किया गया था। और इसी समय इस परिभाषा के हिसाब से जो प्लूटो था इसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। इस कारण से वर्तमान में हमारे जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, 8 है, और इसको फिर बौने ग्रह की श्रेणी पे रख दिया गया था। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं मुख्यतः। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव मतलब पृथ्वी के समान, और आंतरिक मतलब कोई पृथ्वी से जुड़े या फिर सूर्य के पास वाले जो ग्रह हैं उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी जो सदृशता है वो पृथ्वी के समान है। बृहस्पति या बाह्य ग्रह यानी कि जोबियन और आउटर प्लैनेट, ये बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहते हैं क्योंकि ये बृहस्पति के समान है और ये गैसीय अवस्था में भी हैं। ये ज़्यादा ठोस अवस्था में नहीं है, बाकी जो पार्थिव ग्रह हैं वो ठोस अवस्था में हैं मुख्यतः।
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार यदि घटते क्रम में ग्रहों का अवलोकन करें तो ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अर्थात बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। घनत्व के हिसाब से देखें, घनत्व क्या है? घनत्व सूत्र के हिसाब से क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व क्या है? किसी चीज का उसकी सघनता, किसी चीज की सघनता वो घनत्व कहलाती है। तो सघनता के हिसाब से अगर देखा जाए बढ़ते क्रम में तो सबसे देखिए सबसे कम सघन कौन है? शनि, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, फिर नेपच्यून, फिर मंगल और फिर शुक्र, और फिर इसके बाद भी कौन सी है? पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी, मतलब कि पृथ्वी का जो घनत्व है सबसे ज्यादा है, फिर इनमें से फिर शुक्र का है, और सबसे कम जो घनत्व है वो किसका है? शनि का है। सबसे कम घनत्व शनि का, सबसे ज्यादा पृथ्वी का है। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए ग्रहों का क्रम जो है, तो मान लीजिए ये सूर्य है, तो इसके यहाँ पर अगर होगा तो पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर यहाँ पर पृथ्वी होगी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर इसके बाद शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। इस प्रकार से ये इनका यहाँ पर क्रम होगा। तो सबसे देखिए पास की अगर बात करें यहाँ पर, तो सूर्य के सबसे पास में कौन है? यहाँ पर बुध है। ठीक है, सूर्य के सबसे पास में बुध है, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए बुध हो गया, फिर दूसरा शुक्र है, फिर पृथ्वी है। ठीक, इस प्रकार से तो पृथ्वी तीसरे नंबर की यहाँ पर सूर्य से दूरी पर स्थित है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार से कि द्रव्यमान मतलब सबसे कम द्रव्यमान किसका, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका? तो देखिए बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए इसका द्रव्यमान भी सबसे कम है। फिर इसके बाद मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और द्रव्यमान में भी सबसे ज्यादा है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और द्रव्यमान में भी सबसे कम है। परिक्रमा काल के हिसाब से अगर देखें, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। तो परिक्रमण का मतलब होता है जैसे आप कहते हैं हम किसी की परिक्रमा लगाने गए, तो मतलब ये कि आप किसी कोई एक चीज होगी उसकी आप राउंड राउंड घूमेंगे, तो इस चीज को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम परिक्रमा। ठीक है, और परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी ही धुरी में घूम जाना, जैसे आप ही अपना स्वयं में एक राउंड मार लें। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम क्या? परिभ्रमण। और परिक्रमण मतलब किसी चीज को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घूमना। तो चारों ओर घूमने के हिसाब से जो बढ़ते क्रम में है कि सबसे पहले कौन घूमता है चारों ओर? तो बुध, बुध सबसे जल्दी घूम लेता है। जैसे ये सूर्य है ना, तो बुध सबसे जल्दी घूम लेता है। फिर इसके बाद में शुक्र, बृहस्पति, मंगल, यहाँ पर पृथ्वी, फिर मंगल। इसका क्रम एक बार फिर से देखिए, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण, ये क्रम है। तो सबसे जल्दी घूम लेता है बुध, और वरुण जो है वो सबसे देर में सूर्य का चक्कर लगाता है क्योंकि वो सबसे दूर है। और परिक्रमण के हिसाब से अपने खुद की धुरी में, मान लीजिए ये कोई भी ग्रह है, इसकी अपनी धुरी होगी और इस धुरी में भी वो घूम रहा होगा, तो इस धुरी के घूमने के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति सबसे जल्दी घूम लेता है। फिर इसके बाद शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर सबसे देर में जो घूमता है वो शुक्र घूमता है, और सबसे जल्दी जो घूमता है वो अपनी धुरी में कौन घूमता है? बृहस्पति घूमता है। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए सारे ग्रह ऐसा नहीं है कि सीधे और ये सीधे ही हो, ये अपनी धुरी पर झुके हैं। जैसे पृथ्वी मान लीजिए 23.5 अंश पर झुकी है, ये 23.5 अंश पर झुकी है। तो इसी प्रकार से अपनी अक्ष पर अन्य जो ग्रह हैं वो भी झुके हुए हैं। तो इस प्रकार से झुके के हिसाब से अगर देखा जाए इनके बढ़ते क्रम में, तो शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण और अरुण। तो ये यहाँ पर अरुण, वरुण और अरुण जो आ रहे हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी दूरी पर सबसे ज्यादा झुका है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है, लेकिन शुक्र और अरुण, अब देखिए जो शुक्र है ना सॉरी, देखिए जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो यहाँ पर बुध है, फिर इसके बाद में क्या होना आता है? शुक्र आता है। अगर आप पीछे यहाँ पर जाएं तो अरुण और वरुण, तो देखिए एक इधर से छोड़ दीजिए, एक यहाँ से छोड़ दीजिए, और ये जो आएगा यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर जो आएगा अरुण,
ये दोनों जो ग्रह हैं ये कैसे, ये उल्टा घूमते हैं, बाकी जो हैं वो सीधे घूमते हैं। सीधे का मतलब है कि पश्चिम से पूर्व, और उल्टा का यहाँ पर मतलब है पूर्व से पश्चिम। और जो पूर्व से पश्चिम जो चीज़ होती है वो होती है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा की, घड़ी की जो सुई है उसकी दिशा में, और हमारा सूर्य भी इसी दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर में घूमता है। अब यहाँ पर अलग अलग ग्रह हैं फ्रेंड्स, तो इन ग्रहों का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसमें से बुध शुक्र जो भी हैं एक एक को लेंगे और उसको हम पढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो, आपके काम का हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और आपने लास्ट तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।